भैंसा बेच दिया, भैंसा बेच दिया आलू की खेती आलू के के लिए। लिए खेती के लिए। अभी और भी आप इमोशनल हो रहे हैं उसके बारे में इमोशनल बात तो इसलिए हो करते गया कि उसी की बदौलत है कि जी आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। जब वहाँ पे उसको मैं बेच के आ गया, मैं उस रोने लगा। उसका फोटो आज भी मेरे पास है। मैंने सिर पे टोकरे पे रख के मैंने अपनी सब्जी बेची है। जो किसान गलती आज कर रहे हैं वो मैं 2014, 15, 16, 17, 18 तक मैंने वो गलतियाँ की। हमें आलू को 3 महीने देने होते हैं, 4 महीने। अक्टूबर में हमारी प्लांटिंग होती है और फरवरी और मार्च में हार्वेस्टिंग होती है। आधा एकड़ यानी कि 2 बीघे से किया, स्टार्टअप किया उस समय। आज मैं 400 बीघे पे मेरी खुद की मैं फार्मिंग कर रहा हूँ, खुद लीज पे लेके। 50 एकड़ के आसपास का फील्ड मेरा सीड मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अच्छा, अलग-अलग जगहों पे। आउट ऑफ स्टेट। तो जब लोग आईफोन का कलेक्शन कर रहे हैं तो आप आलू की वैरायटी का कलेक्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, मेरे पास 22 वैरायटी का कलेक्शन है। 22 वैरायटी CPRI की आलू की। ये कुफरी जमुनिया। हाँ, जमुनिया, ये अभी रिलीज किया है। अच्छा, अभी देखिएगा ये तो पूरा नीला है एकदम अंदर से। और ये इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छा है खाने के लिए। अगर आप इसका रायता बनाओगे, रायता बनाएंगे, रायता बनाओ, इसके पराठा बनाओ, नहीं बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। मैं मानता हूँ कि आलू एक कैश क्रॉप है। कैश क्रॉप है, आप मानते हैं? हाँ, बिल्कुल मानता हूँ मैं। हमारे खास पॉडकास्ट अन्न क्षेत्र का ये एपिसोड टेलीकास्ट हो रहा है अलीगढ़ के गांव झहराना से। और इस पॉडकास्ट में मेरे साथ मेहमान हैं राहुल चौधरी, जिन्हें आप राहुल फौजी के नाम से भी याद रख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने, जैसा कि वो बताते हैं, 15 साल 10 महीने 10 दिन का पूरा वक्त आर्मी में बिताया है और उसके बाद शुरू की खेती किसानी, आलू की खेती। और आलू की खेती जिस तरह से की, वो अपने आप में एक अलग दिशा दे रही है आलू की खेती को। ये दिशा पूरे देश में फैल रही है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा तक, MP तक आलू का बीज ये दे रहे हैं। किसान इनके पास आ रहे हैं आलू के बारे में जानने। और कई सारी ऐसी बातें हैं जो बेसिक था, तो मैं भी जानती थी आलू के बारे में, लेकिन आप देख रहे हैं टेबल सजी हुई है और इतनी तरह के आलू हैं जो मैंने पहले कभी देखे सुने नहीं थे। तो आलू की खेती में, जो सब्जियों का राजा है आलू, उसमें कितना स्कोप है, क्या कुछ किया जा सकता है और राहुल चौधरी ने इतना कुछ कैसे किया, ये सब कुछ आपको इस पॉडकास्ट में जानने को मिलेगा। तो राहुल, बहुत स्वागत है आपका। एक तो राहुल नाम सबने ही सुना होगा, मुझे लग रहा है नाम आपका सुनकर कोई नहीं कहेगा कि हमें एक किसान से बात करने हैं, लेकिन राहुल चौधरी हैं, किसान हैं, आर्मी में रहे हैं। तो ये आलू की खेती में कैसे जंप लगाया एकदम से, क्या कहानी है? बस कहानी इतना ही था मैम कि एक दिन स्टार्टअप तो ऐसे ही हो गया, लेकिन मतलब आर्मी कब छोड़ी, वो मन कैसे बना? आर्मी छोड़ी 2024 में, लास्ट ईयर ही छोड़ी। हाँ, यानी कि आज मेरे पूरा 1 साल 3 दिन हो गया मेरे को रिटायरमेंट। तो आप दिन दिन गिन रहे हैं काम का छोड़ने का। तो रिटायरमेंट खेती के लिए लिया? हाँ, बस मैंने जो एक सम्मानजनक मेरी जो नौकरी थी, 15 साल 10 महीने 10 दिन मैंने अपनी सेना को दिए। उसके बाद मेरा मन करा कि अब देश सेवा काफी हो चुकी है, अब किसान में भी जाके किसानों के लिए भी कुछ कर सके। वो भी देश सेवा है। वो भी एक तरह से देश सेवा है और अपने किसानों के लिए कुछ अच्छी क्वालिटी का सीड तैयार करके हम दे सकें। तो फैमिली ने इसका विरोध नहीं किया? क्योंकि कोई पेरेंट्स, जो हम फिल्मों में देखते हैं, सीरियल में, कहानियों में, किताबों में, कि भाई कोई किसान नहीं चाह रहा कि उसका बेटा किसान बने, और जो ऑलरेडी एक अच्छी जॉब कर रहा है, सरकारी नौकरी, वो छोड़ के खेती में आए। घर वालों ने तो विरोध किया जी बहुत। हाँ। बोलते हैं कि शादी हो गई थी तब तक? हाँ, शादी तो हो चुकी थी। 2014 में शादी हुई थी। अच्छा। 13 में। अच्छा। और 14 में मैंने आलू का काम स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, मतलब वो जॉब के साथ साथ ही स्टार्ट कर दिया। मैंने अपने आप को इस तरह से शेड्यूल किया कि हमें आलू को 3 महीने देने होते हैं, 4 महीने। अक्टूबर में हमारी प्लांटिंग होती है और फरवरी और मार्च में हार्वेस्टिंग होती है। बिल्कुल यही समय प्लांटिंग का चल रहा है। अब ये जैसे नवंबर चल रहा है, मेरी आधी प्लांटिंग हो चुकी है और 4-5 दिन की अभी प्लांटिंग बाकी है। उस समय मैडम क्या था कि शेड्यूल इस तरह से बनाया कि अपना साल में मुझे 3 महीने की छुट्टी मिलती थी। और 3 महीने में हमें अपना मैनेजमेंट देखना था कि हम आलू की प्लांटिंग भी करनी है, हमें खुदाई भी करनी है और हमें अपने यार दोस्तों से घर में अपने परिवार को टाइम भी देना है।
मैं अपना अक्टूबर में हमेशा छुट्टी लेता था हम्म। और अक्टूबर में छुट्टी लेता था, अपनी आलू की प्लांटिंग करता था। अच्छा, उस वही समय मैं कितनी जमीन थी जिस पे करते थे? स्टार्टअप तो मैंने आधा एकड़ यानी कि 2 बीघे से किया, स्टार्टअप किया उस समय। उस समय। आज मैं 400 बीघे पे मेरी खुद की मैं फार्मिंग कर रहा हूँ, खुद लीज पे लेके। और बाकी तकरीबन मेरा 50 एकड़ के आसपास का फील्ड मेरा सीड मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अच्छा, आउट ऑफ अलग अलग स्टेट, जगहों पे। आउट ऑफ स्टेट, हम्म, जो एक नई लोकेशन है जहाँ पे हम अपना सीड मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो जब आपने ये किया, जब मैं ये पूछूं आपसे कि 2 बीघा में जब किया तो अक्टूबर से शुरू करते थे, तो वो 10 साल ऐसे ही चलता रहा या आप कहें 9 साल ऐसे ही चलता रहा? उससे क्या इनकम जनरेट होने लगी, क्या रहा आलू की खेती में? स्कोप दिख रहा था आलू की? जब मैं पहली बार 2014 में मैंने सीड के बारे में, मेरा एक्चुअल में एक फ्रेंड था मेरे ही गांव का, नवीन नाम था उसका। पहली बार मुझे वो लेके गया CPRI। अच्छा। बोलता कि भाई राहुल चलो CPRI चल रहे हैं, मेरे को आलू का बीज लाना है। यार मैंने कहा यार मेरा तो कोई बीज का काम नहीं है, मैं तो अपना खेती करनी है, खेती करनी नहीं, मैं तो नौकरी कर रहा हूँ भाई। बोला नहीं यार तू चल, क्योंकि मैं आर्मी में था। तो बोला भाई एक काम करना, अगर वैसे नहीं चल रहा था तो एक काम कर, कैंटीन से अपना सामान ले आना, वैसे घूमे आना। मैंने कहा भाई चलते हैं। मैं उसके साथ फिर हमने प्रोग्राम बना लिया हम चलने का। तो फिर हम चले गए वहाँ पे। तो मुझे याद है कि हम मार्च लास्ट में गए थे और तब तक सीड खत्म हो चुका था CPRI में। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि सीड अभी नहीं है, और एक राजेश जी थे वहाँ पे, उनके PA जो हेड साहब थे, उनके PA हुआ करते हैं, आज भी हैं वो PA। उनका मैंने नंबर ले लिया। अब एकदम रैंडमली जब वहाँ से नंबर लेके आ गए, उनको सीड मिला नहीं, हम भी अपना कैंटीन का सामान लेके आ गए। मैं उस समय पुंछ में पोस्टेड था 2014 में RR के अंदर। मेरी उस समय पोस्टिंग हो गई, इंडिविजुअल पोस्टिंग अपना बनबसा कैंट के अंदर। अच्छा। तो मैं ऐसे ही बैठा बैठा शाम के पेड़ के नीचे ऐसे देख रहा था फोन को, तो देखा एक दिन उनका नंबर आ गया राजेश जी का। मैंने उनको रैंडमली ऐसी कॉल कर दिया, कोई मतलब नहीं था मेरा, क्योंकि आलू से मैं तो दिमाग में था ही नहीं। अब उन्होंने देखा कि उसने, मैंने फ़ोन किया, उन्होंने से बात हुई, तो उन्होंने बोला भाई अगले महीने हम सीड देंगे आपको। और उन्होंने कहा कि फौजी साहब हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं और हम आपको ज़रूर सीड देंगे, आप हमारी देश सेवा कर रहे हो। मैंने कहा थैंक यू सर। अब ये बात मैंने अपने दोस्त को बता दी। मैंने भाई इस तरह से ऐसा है। अब मेरा जैसे पोस्टिंग आया था, मेरे अलाउंसेस वगैरह थे वो भी बंद हो गए। अब उनका फ़ोन आ जाता है अक्टूबर में कि भाई बीज मिल रहा है। मैं छुट्टी आया हुआ था और हमें गंगा जी स्नान करने के लिए जाना था, दीपावली की फेस्टिवल का त्यौहार टाइम था और मुझे जाना था। वैसे भी त्योहार पे काफ़ी खर्चे हो गए थे। अब हमारे पास कोई इनकम का जरिया नहीं है उस समय, मतलब सोर्स नहीं था कि कहीं से हमारे पास ऐसा पैसा आ जाए हम जाके CPRI से सीड लेकर आए। 2800 रुपये प्रति क्विंटल का सीड। 2014 की बात है? 2014 में। तो उस समय 1400 रुपये का पैकेट मैंने सीड CPRI से खरीदा। लेकिन उस समय वो 1400 रुपये बहुत बड़ी एक रकम हुआ करती थी। मैंने कहा यार 1400 रुपये का बड़े कहाँ से लाएं इतना पैसा, 20 क्विंटल सीड है, कैसे करेंगे। तो तब मन में हो गया था कि सीड लेना है। अब लेना तो है। मैंने अपने दोस्त को बोला तो वो मना कर दिया उसने। अच्छा। बोला यार मैं नहीं ले पाऊंगा। फिर भी मैंने उसको फोर्स किया, लेकिन उसने मेरे से 5 क्विंटल सीड उसने भी ले लिया और बाकी 15 क्विंटल मैं सीड लेके आ गया वहां से। अच्छा। अब 15 क्विंटल सीड हमने दिया तो हमारे पास पैसा नहीं था, तो हमने गंगा जी का स्नान जैसा चल रहा है, कार्तिक पूर्णिमा का, कार्तिक पूर्णिमा परसों की है और एटलीस्ट हमें भी जाना ही है गंगा जी नहाने की। तो उस समय हमने प्रोग्राम बना रखा था कि हम अपने भैंसे से गंगा जी जाएंगे। और इतना सुंदर था उसको, पूरे साल हमने घी दूध पिला के उसको तैयार करा कि बुग्गी में लेके हम उसको जाएंगे वहाँ और वहाँ घूमेंगे उससे, मतलब अपना देखेंगे। इस तरह से मतलब एक मन था, एक अपने मन से एक प्लानिंग कर रखा था, एक शौक था कि हमें गंगा जी जाना है। तो अपना उसी से हर साल मतलब हम इस तरह से ही करते थे। उस दिन वो मैंने मन बना लिया कि इस बार गंगा जी हम भैंसे से नहीं जाएंगे। अच्छा। अब कुछ किसी और चीज से जाएंगे, अब ये देखना है। मैं उसको, मम्मी ने भी मना किया, सब ने मना किया। मैंने भैंसे को लोड करा और मैं सीधा गुलाबटी की पैंट में उसको बेच के आ गया। 49,000 रुपये का उस समय वो बिका। भैंसा बेच दिया? भैंसा बेच दिया आलू की खेती के लिए? आलू के लिए, खेती के लिए। ये अपने आप में एक अलग कहानी है। मुझे एक्चुअल में आज भी कभी कभी इतना मन ऐसा हो जाता है कि उस, मतलब आज जहाँ भी मैं बैठा हूँ उसी की देन है। उसी की देन है। अभी भी आप इमोशनल हो रहे हैं उसके बारे में इमोशनल तो इसलिए हो गया कि
उसी की बदौलत है कि जी आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। हम्म। अब जब वहाँ पे उसको मैं बेच के आ गया, मैं उस रोने लगा। उसका फोटो आज भी मेरे पास है। और क्योंकि जिसको जी और मन से उसको पाला हमने, किसी चीज से जानवर कोई भी उससे लगाव हो ही जाता है। एटलीस्ट जानवर अपना फोन से लगाव, कोई मशीनरी से लगाव हो जाता है। वो तो जानवर था। आता था, वो देखते ऐसे मेरे को देखता था कि आ गया है। मतलब उसकी खातिरदारी इतना अच्छा करता था मैं, मतलब बहुत ही उसको अच्छा लगता था। हम मैं फिर उसको बेच के आ गया। मैंने अपना आलू का बिजनेस स्टार्ट किया। 2 बीघे मेरे खेत में गाजर बूझ चुकी थी। अच्छा। गाजर मतलब मैं आलू करता ही नहीं था, तो मैंने गाजर बो दी उसमें। फिर वहाँ से अपना मैंने चाचा जी थे, उनको मैं बोला, मैंने चाचा जी मुझे बीज मिला है वहाँ से, इसके लिए मुझे खेत दे दो। बोला भाई मैं ठीक है, मेरे को तू 10,000 रुपये दे देना, तू खेत ले ले। एक साल के लिए? मतलब वो रैंडमली 4-5 महीने के लिए। मैंने उसमें खाद वगैरह डलवा के वो बीज मैंने दे दिया। तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि CPRI की जो सीड की क्वालिटी है, जिसको CPRI ने मुझे ब्रीडर कह के चिप्सोना 3 बीज दिया था, वो इतना सुंदर पौधा, इतना अच्छी प्रोडक्शन निकली कि गांव के आसपास के सब लोग देखने के लिए आए, यार कितनी अच्छी प्रोडक्शन इसमें निकली है। उससे पहले आपने खेती की थी कभी? उससे पहले मैं खेती करता था। करते थे पहले? मतलब देखा है बचपन से कैसे बचपन से खेती करके देखा है। अपनी लाइफ में मैंने नौकरी लगने से पहले, जैसे कि 94 में मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, खीरा तोरई खरीदता था फार्मरों से, गाजियाबाद साहिबाबाद मंडी के अंदर बेच के आता था। मैंने सिर पे टोकरे पे रख के मैंने अपनी सब्जी बेची है। नंगे पैर मैंने साहिबाबाद के अंदर, नंगे पैर वहाँ से मैं मतलब 4 किलोमीटर पैदल चला था। उस दिन मुझे खूब याद है, मेरी चप्पल चोरी हो गई थी मंडी से। 4 किलोमीटर पैदल चला मुझे साहिबाबाद मंडी से, तब जाके मैंने वो पकड़ा। मेरे सिर के ऊपर टोकरा रखा हुआ था। पहले तोरी वगैरह जो जाती थी वो टोकरे के अंदर जाया करती थी, अभी पिन्नी में जाना स्टार्ट हो गई है। तो मैंने अपना लाइफ में बहुत सब कुछ स्ट्रगल करा है, और हर जगह मैंने कंपनियों में भी काम किया है, फैक्ट्रियों में भी काम किया है, झाड़ी मजदूरी अपनी हमने टाइम से लिखी है। लेकिन जब वो मुझे वो पहली बार सीड आलू का दिखा, जब मेरे ही गांव के लोगों ने उसका 500 रुपये दाम लगाया, 500 रुपये पैकेट का हम इसको बाय कर लेंगे, और मेरे पास उसमें 103 पैकेट रेडी हुए, और मेरे इसमें लागत जो कॉस्ट आई थी वो आई थी उस समय 32,000 रुपये। अच्छा। और मुझे दिखा कि यार मैं इतना लगा के और वन टाइम लगा के मैं आराम से इजीली 2 बीघे खेत से 50,000 की अर्निंग मैं कर सकता हूँ। तब मुझे लगा कि एक ही सीजन में विद इन 4 मंथ, मतलब 4 महीने के अंदर, तब मुझे लगा कि यार मुझे अब इसी लाइन में आगे बढ़ना है, मुझे बीज है। फिर मुझे उस साल से ऐसा शौक लगा कि मैं हर साल मैं सीड खरीदता था CPRI से। जो लोग CPRI नहीं जानते, हमारे साथ जुड़े हैं, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो मोदीपुरम में है, यहाँ से बहुत पास पड़ता है, और आलू की अलग अलग किस्मों पे रिसर्च होती है और उसके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है, बीज दिए जाते हैं। तो वहां से अब आप हर साल परचेज करते हैं? मैं वहां से हर साल परचेज करता था। एक इनका स्टेशन हुआ, CPRI का स्टेशन ग्वालियर है। मैं मोटरसाइकिल पे गया ग्वालियर से सीड लेने के लिए। अच्छा। वहां से बस में रखा हमने। मतलब मैंने आलू के लिए तो मैं इतना क्रेजी हो गया था कि नौकरी को छोड़ के छुट्टी ले लेके बीच में उनको, मेरे स्टाफ ने भी, जब मैं जहाँ पे नौकरी कर रहा था, मेरी यूनिट थी 6 ग्रेनेडियर। अच्छा। मेरा जो स्टाफ हुआ करता था, उन्होंने भी मेरी इतनी हेल्प करी कि भाई मतलब उनको दिखता था कि यार ये कुछ बंदा करने वाला है तो ये कुछ करेगा। मेरी ड्यूटी से हटके वो अपना सारा कुछ करते थे। मेरी ड्यूटी मुझे रिलीज कर देते थे, मेरी ड्यूटी को खुद करते थे। तो आज मैं उन्हीं की बदौलत से, उन्होंने मेरे को जितना फ्री किया इस लाइन के अंदर, मैं आज उन्हीं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरा उस समय बहुत सपोर्ट किया। उस समय क्या पा सकते थे यहाँ। तो उसके बाद जैसे आलू, उस समय पहली बार जब आलू उगाया तो आलू बेचा है ना? नहीं, उस साल जब मैं फर्स्ट टाइम मेरे पास जब आलू आया, चिप्सोना 3, जब उन्होंने मेरे एक बैग की कीमत 500 रुपए लगाई, तो मैंने उसको सेल नहीं किया। आलू की। अच्छा। मैंने उसको सीड को सेल नहीं किया। अच्छा। और मैंने क्या किया कि अपना वो जो था आलू, उसको कोल्ड स्टोरेज में रख दिया। अच्छा। और मैंने जस्ट उसके अगले दिन, मतलब हमने सीधा 15 बीघे आलू उसकी प्लांटिंग कर दी। अच्छा। हमने आलू नहीं बेचा नहीं। हमने उसको मल्टीप्लाई किया। तो मतलब जो फौजी थे, उन्होंने एक फौजी को किसान बनाने में बहुत मदद की। उन्होंने काफी मदद की। तो पहली बार जब आपने ये कहा कि मैंने बोया और उसके बाद मैंने उसे मल्टीप्लाई करवाया, उसका मतलब मैं आपसे पूछ रही थी। मल्टीप्लाई का मतलब ये होता है कि
जैसे कि एक आलू को हम लगाते हैं और उसकी जो जितने भी आलू मतलब निकलते, एक से ज्यादा है उसको करना, अच्छा, मल्टीप्लिकेशन उसको हम्म। बोला जाता है। तो 2 बीघा पे आपने आलू लगाया फर्स्ट टाइम, और उसके बाद पहली ही बार में सक्सेसफुल रहा, लोगों ने आके तारीफ भी की और वो हाथों हाथ बिक भी गया? नहीं, हमने उसको बेचा नहीं, क्यों? बेचा नहीं, क्योंकि हमें जो गांव के फार्मर्स थे उन्होंने जो उसका रेट लगाया था वो 500 रुपये प्रति बैग लगाया था, अच्छा, और मुझे नहीं लगता था कि उसकी क्वालिटी मतलब जो उसका रेट था वो कम था अच्छा, ठीक ठाक रेट लग गया पहली बार में? पहली बार में ही। फिर हमने सोचा कि हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, मल्टीप्लाई हमने उसको किया। हम्म, 2 बीघे का हमारे पास हमने लगाया था तो हमारे पास 103-5 बैग निकले थे, मुझे अच्छा, राउंड फिगर 100 प्लस ही था। हम्म, जब हमने दोबारा लगाया तो उसके तकरीबन 115 बैग, अच्छा, सॉरी 15 बीघे हमने उसको नेक्स्ट ईयर लगाया। नेक्स्ट ईयर 15 बीघे बीघे में, लगाया 2 से सीधा 15 कर 15 दिया। बीघे पे हमने उसको ठीक है, लगाया। तो वो आलू बेचे नहीं, उनको मल्टीप्लाई कर लिया? मल्टीप्लाई कर दे फर्स्ट ठीक है, ईयर। ठीक है, सेकंड ईयर हमने जब उसकी हमें 15 बीघे हमने लगाया तो उसमें मेरे चाचा जी थे, कुछ अपना फील्ड था, उनका मैंने आधा आधा में लगाया, तो उनसे बाई बैक ले लिया, उनको उसका मैंने पैसा दे दिया। इस तरह से मैं उसको हर साल बीज को अपने पास रखता रहा, जो बड़ा दाना निकलता था उसको भेजता रहा। अच्छा, तब तक मुझे इतनी गाइडेंस नॉलेज नहीं थी कि हम सीड किस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो मैं हर साल, मैं भी जो किसान गलती आज कर रहे हैं वो मैं 2014, 15, 16, 17, 18 तक मैंने वो गलतियां की हैं। अच्छा, फिर मुझे धीरे 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 पता लगा, और 2021 में एक ट्रेनिंग हुई CPRI के अंदर, जो डॉक्टर सुखविंदर सिंह है जलंधर से, उन्होंने मुझको इनवाइट किया, और उस ट्रेनिंग में मेरा विज़न क्लियर हो गया। अच्छा, कि इंडिया के अंदर मात्र 10% सीड है, बाकी जो डिमांड 90% सीड है ही नहीं। अच्छा, फिर मैंने अपना फुल फोकस अपने सीड पे सीड पे लगा लगा दिया। दिया। अच्छा, इस बीच में मैंने एक कुफरी थार 1 वैरायटी थी, जिसको हाईएस्ट अमाउंट पे मैंने खरीदा था 75,000 रुपये प्रति क्विंटल, अच्छा, और वो काफ़ी चर्चा में रही थी उस जमाने में, क्योंकि इतना महंगा सीड कभी नहीं बिका आलू। 75,000 रुपये प्रति क्विंटल, 750 रुपये केजी उसका अमाउंट रहा था। अच्छा, बीज का कीमत कैसे तय होती है? जैसे मार्केट में सब्जियों का, फसलों का एक रेट बनता है, बीज की कीमत कौन तय करता है कि इतने का बेचेंगे? सबसे अच्छी बात इसमें यही है कि जो सीड का काम करते हैं वो अपने वैल्यू खुद लगाते हैं। खुद लगाते हैं? जी, कितना अच्छा सीड है उस हिसाब से? जितनी अच्छी क्वालिटी है, जैसे मैं आपको दिखाना हाँ, चाहूँगा, ये हमारा सॉइल का मिनी ट्यूबर है। अच्छा, मिनी ट्यूबर इसका नाम है? हाँ, मतलब इसको बोल देते हैं मिनी, यानी कि छोटा ट्यूबर, अच्छा, छोटा आलू। इसकी जो कटिंग है, हम मतलब ये ARC से है, हम्म, ARC के प्लांट हमने इसके लगाए थे नेट हाउस के अंदर। हमारा 3 एकड़ में नेट हाउस भी है, अच्छा, वहाँ पे हमने अभी हमारी प्लांटिंग चल रही है। हम्म, तो हमने ARC का प्लांट लगाया, उससे ये ट्यूबर तैयार हुआ, अच्छा, और एक प्लांट से हमने इजीली से तकरीबन 10 से 12 ट्यूबर हमने इजीली ले लिए। एक प्लांट से 10 हाँ, से 12 ट्यूबर? ये G0 बोला जाता है इसको। G0 नाम है इसका? यहाँ से स्टार्टिंग होती है, मतलब एक पौध लगाई हमने, किसी चीज की नर्सरी लगाई, नर्सरी में जो आलू तैयार होता है वो मिनी ट्यूबर होता है, यानी कि G0 उसको बोला जाता है। ओके, ये पहला दाना है अपनी अपनी जर्नी का, अच्छा, यानी कि पहला इससे है? पहला। हाँ, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन होंगी। अच्छा, ये G0 है, इससे जो 10 दाने निकलेंगे वो G1 कहलाए जाएंगे। अच्छा, 10 के जब 100 निकलेंगे वो G2 कहलाए जाएंगे। अच्छा, 100 के जब 1000 निकलेंगे वो G3 कहलाए जाएंगे, अच्छा, और जो 1000 के फिर 10,000 तैयार होंगे वो G4 कहलाए जाएंगे। अच्छा, हर स्टेज पे हर रेट का अलग है। आज इसकी रेट जो वैल्यू है वो बेस प्राइस जो वो 6 रुपए का एक पर पीस है। 6 रुपए? 6 रुपए पर पीस। तो ये स्टेट वाइज डिफरेंट होती है वैल्यू, या सेम ही रहती है ये? कहीं नहीं, जैसे आपके पास तो गुजरात, पंजाब, हरियाणा सब जगह से ऑर्डर आते हैं, तो सेम प्राइस आप देंगे? अगर जैसे कि मिनी ट्यूबर का जो प्राइस होता है वो ऑल ओवर इंडिया सेम ही होता है। अच्छा, जैसे कि आप देखोगे कि ये एरोपोनिक का ट्यूबर है, अच्छा, ये हवा में तैयार होता है तैयार आलू। होता है, अच्छा, हवा में ये आलू तैयार होता है, ये अभी तक मिट्टी में नहीं गया। एरोपोनिक है ये? एरोपोनिक है, ये फर्स्ट टाइम मिट्टी में जाएगा। अब अभी जो तैयार हुआ है सीधा लैब के अंदर तैयार हुआ है। अच्छा, एरोपोनिक एक सिस्टम यूनिट हाँ, होता मैं है, समझती हूँ। उसी के अंदर ये तैयार हुआ हवा है, में खेती हवा को, में जो। अब ये फर्स्ट टाइम हमारी सीड उसके लिए जाएगा, मिट्टी के मिट्टी लिए। के अंदर, तब ये निकलेगा, तब इसका जीवन कहलाया जाएगा। और इसका क्या कीमत है अभी? ये एक दाने की कीमत जो होती है वो तकरीबन लेके
बेस प्राइस हम्म, 7 रुपए से लेके 9-10 रुपए डिपेंड करता है कि वैरायटी आपके पास कौन सी है। अच्छा। जी तो इसकी अलग-अलग वैरायटी, मतलब वो जो सीड आपने सीपीआरआई से लिया होगा उस मैम, सीड सीपीआरआई से लेंगे, अगर कल्चर प्लांट भी सीपीआरआई ही देती है। अच्छा, जो वायरस फ्री कल्चर प्लांट होते हैं वो भी सीपीआरआई देती है। अच्छा। अगर इंडिया में हुँ, कोई भी नई वैरायटी आती है, बाहर से कोई भी कंपनी अपनी वैरायटी को इंपोर्ट करके लेके आती है और इंडिया में उसको बेचेगी या सेल करेगी या लगाएगी, तो पहले उसके ट्रायल सीपीआरआई में यहीं लगेंगे। ओके, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसके बाद वो जब वैरायटी पास हो जाएगी या जो भी कुछ होगा, उनका एक मतलब कोई एक अल्टरनेट उनके पास सीपीआरआई के पास ऐसे रखा रहता है। अच्छा, जहाँ तक मुझे पता है पता आपको। है, मैं हुँ, अपनी हुँ, बता रहा हूँ, ये तो कि अंदर की बातें हैं, मैं नहीं हुँ, ज़्यादा इसको हुँ, बता सकता, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है हुँ, कि सीपीआरआई में हर ट्रायल्स लगते हैं हुँ, और जो भी बाहर की वैरायटी आएगी वो सीपीआरआई के क्रॉसिंग ब्लॉक के साथ जरूर लगेगी। अच्छा, जी उसके बाद होता है। हाँ जी। अब जैसे कि मान के चलो, ये चिप्सोना 1 का मिनी ट्यूबर है, हुँ, ये हमारा कुफरी सूर्या मिनी ट्यूबर है। हुँ, इसका जो मदर प्लांट आएगा हुँ, वो शिमला से आएगा। अच्छा, आज एक प्लांट की कीमत जो होती है वो 10,000 रुपये है। हुँ, उसको लैब में लाके एक प्लांट से पहले फर्स्ट कटिंग में हम हुँ, एक प्लांट से हम 15 प्लांट तो हमारे रेडी हो जाते हैं एक ट्यूब से। हुँ, एक ट्यूब से 15 प्लांट्स रेडी होते हैं, 15 का हर 15वें मल्टीप्लाई दिन होता था। मल्टीप्लाई होता रहता है। अच्छा, तो हर उसका जो प्लांट होता है, एक प्लांट अगर हम मार्केट में भी सेल करना चाहें तो एक प्लांट की भी जो वैल्यू आती है वो 1200 रुपये, 10 से लेके 12-13 रुपये तक आती है हार्डेड प्लांट की। और उसके नीचे अगर हम मिनी ट्यूबर काउंट करें तो उसने अगर गलती से 10 या 20 ट्यूबर, 10 से 12 ट्यूबर दे दिया हुँ, तो पर ट्यूबर अगर हम लगाते हैं कॉस्ट, तो उसकी 6 रुपये एक ट्यूबर की कॉस्ट आती है। और 12 ट्यूबर अगर हमारे होते हैं तो आप लगा लो कि 72 रुपये का हमें एक प्लांट पड़ा। 72 रुपये में, यानी कि एक प्लांट ने हमें जो अर्निंग करके दी वो 72 रुपये की 72 करके रुपए दी। करके उस दी। पर अगर हम एक प्लांट पे कल्टीवेशन कॉस्ट भी डालते हैं, हुँ, सारा हुँ, कुछ करते हैं, हुँ, तो 20 रुपये आप लगा लो मैक्सिमम। 20 रुपए, फिर भी हमें वो, या 22 रुपये लगा 22 लो, रुपए, फिर भी हमें वो 50 रुपये एक 50 प्लांट देके रुपए। जाता है। हुँ, अगर हम यहीं इसी की मल्टीप्लिकेशन की बात करें हुँ, तो एक प्लांट से हम 10,000 1 लाख प्लांट रेडी कर सकते हैं। एक प्लांट से एक प्लांट से लगातार मल्टीप्लाई करते रहें। लगातार मल्टीप्लाई। आप उसको मार्च फरवरी में मल्टीप्लाई के लिए डाल दो और हुँ, सितंबर लास्ट वीक तक आप उसको मल्टीप्लाई करते रहो। हुँ, भाई 1 का 10, 10 का 100, इस तरह से मल्टीप्लाई होता है वो। हुँ, अगर हम उसकी लास्ट की वैल्यू निकालते हैं तो एक 10,000 के प्लांट ने 1 लाख प्लांट कर दिए। हुँ, अगर एक प्लांट को हम 1,000 रुपये प्लांट से, सॉरी 10 रुपये से बेचते हैं हुँ, तो 10 लाख रुपए की कॉस्ट उसकी हमारी आती रहेगी। निकल के आ जाएगी, तो बस मतलब बेनिफिट हो पेशेंस जाएगा। चाहिए, टाइम बिल्कुल चाहिए। टाइम चाहिए उसके लिए, और आपके पास डिमांड चाहिए, मार्केट में डिमांड चाहिए उसके लिए। तो यहाँ पे जो आपने फिर सीड्स ग्रो करना शुरू किया, उसकी डिमांड दिख रही थी कहीं? क्योंकि मैं तो और किसानों से मिलती हूँ, वो तो आलू बेच के ही वो सोचते हैं कि आलू बिक नहीं रहा, कभी बहुत दाम गिर जाता है, कभी बहुत दाम उठ जाता है, मंडी में डिमांड नहीं है। मतलब कई तरह के संघर्ष हैं, और सीधा बीज की तो डिमांड शुरू से आ गई थी, क्योंकि खेती तो बहुत छोटे लेवल पे ही थी आपकी। मैम, हमारा जो किसान है अपने उसको समझने की कोशिश नहीं करता। हुँ, मेरा मानना यह है कि किसान एक बार सीड खरीदे, हुँ, उसको अपने यहाँ खुद तैयार करे। खुद तैयार करेगा तो ही किसान आगे बढ़ेगा। हुँ, आज मैं आपसे कहूँ, आप सपोज दैट करो कि आप मेरे को कहें कि मुझे 10 पैकेट सीड चाहिए हुँ, और आपका फील्ड है 2 बीघे, हुँ, आप मेरे से 10 पैकेट वो लगा दिए, कोई हुँ, दिक्कत नहीं है। हुँ, लेकिन जो वो 10 पैकेट हमने मेहनत से तैयार किया है, हुँ, आप क्या करोगे, उसका 10 लगाए, हुँ, उसमें 10 में 100 निकले, हुँ, 100 को 100 उसमें से छोटा दाना आपने रख लिया, बाकी को मंडी बेच दिया। हुँ, वो गलत है। अच्छा, अगर आप 10 बीघे की खेती कर रहे हैं हुँ, तो आपको मात्र आधे बीघे के लिए सीड चाहिए, अच्छा। 5 ही बैग चाहिए या 4 ही बैग चाहिए। बाकी आप आपको उसको मल्टीप्लाई कर मल्टीप्लाई सकते हैं। करना है। हुँ, जब तक आप अपनी उसके सीड को मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो आपकी कॉस्ट कम नहीं होगी। किसान का मतलब ये है कि हमें भाई पैदा ज़्यादा मिले। हुँ, एक किसान 10, मतलब मैं अपने ऊपर ही बता के चलता हूँ, अगर मैं हर साल इजीली कम से कम 30 से 40 लाख रुपए का सीड खरीदता हूँ, बाय करता हूँ, हुँ, चाहे उसमें मिनी ट्यूबर हो, चाहे सीपीआरआई का हो, चाहे कोई भी अन्य वैरायटी हो, हुँ, हर साल मैं उसको बाय करता हूँ। हुँ, उसके बाद मैं उसको वन टाइम मल्टीप्लाई करके हुँ। फिर मैं अपने फार्मर्स को उसको देता हूँ। मतलब ये आपका इन्वेस्टमेंट चल रहा है हर हाँ, साल का अपने काम में, काम में इन्वेस्ट करते रहते हैं इन्वेस्ट करता है 30-40 उसी रुपए। से। मतलब देखो मैम, अगर मैं वहीं पे रुक जाता
या वो मैं 500 रुपये पैकेट में सारा कुछ बेच देता, तो आज मैं आज यहाँ के खड़ा ही नहीं हो पाता। हमें उसके लिए टाइम चाहिए। मैम मुझे याद है कि मैं बुलेट के ऊपर जलंधर से 2 बैग लेके आया हूँ सीड में 2019 में। अच्छा। मैंने पूरे दिन राइड करी, राइड करने के बाद वहाँ पहुँचा, उनसे मिला जलंधर, और जलंधर से 2 बैग मैं अपनी बुलेट के ऊपर रख के लाया था। इतनी मतलब सीड की चाहना थी मुझे इस लाइन में। और आज मैं इस ऊपर वाले की कृपा से या CPRI की बदौलत है जो आज मैं यहाँ बैठा हूँ। आज मेरे पास CPRI की 3 वैरायटी हैं, उनके पेटेंट्स हैं मेरे पास। कौन कौन सी? कुफरी फ्राइयोम, चिप्सोना 5 और चिप भारत 1। अच्छा, तीनों के लाइसेंस हैं आप? तीनों के लाइसेंस हैं। एटलीस्ट मेरे पास सॉइललेस मीडिया का भी एक जो हमने एक MOU साइन किया हुआ है CPRI के साथ। हम उस पे इस साल काम कर रहे हैं। अपना जो बिगर मिट्टी के, जैसे कि ये सॉइल ट्यूबर है, वो मिट्टी में नहीं होगा, वो अलग उसका एक सॉइल मीडिया आता है, सॉइललेस मीडिया, उसके अंदर वो तैयार होगा। जैसे वो एरोपोनिक है, वो सॉइललेस है। तो वो कहाँ होगा? वो हमारे नेट हाउसेस पे इस साल कर रहे हैं जी। हाँ, तो जो आपने एक नई बात बताई लाइसेंस वाली, मतलब मान लीजिए मेरे पास थोड़ी सी जमीन है और मैं ये लाइसेंस लेना चाहूँ, तो कैसे लेना और इसका क्या फायदा होता है? लाइसेंस लेने के लिए मैम आपको एक प्रॉपर आपकी एक फर्म रजिस्टर्ड होनी जरूरी है। अच्छा। और जो भी है इसके एग्रोनोवेट साइट पे आप जाके ICR के पोर्टल पे जाके एग्रोनोवेट साइट पे जाके आप वहाँ उनका एक पेज है, उस पर आपको उस पर इंटरेस्ट शो करना पड़ता है। उनकी सारी टेक्नोलॉजी इसमें पड़ी होती हैं। अच्छा। आप उसके जो भी वो आपको डॉक्यूमेंट्स बताएंगे, वो आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, GST नंबर, एड्रेस जो भी होगा। फिर एक उसकी एक फीस होती है, वो 5 साल के लिए होती है। लगभग कितनी फीस होती होगी? जैसे कि हमने फ्राई ओम लिया था, उसकी फीस थी 2 लाख रुपए। और जो हमारा क्या नाम अभी चिप्सोना 5 लिया था हमने, उसकी फीस जो थी तकरीबन 5 लाख रुपए। अच्छा। अब फ्राई जो चिप भारत 1 है, उसकी 5 लाख और 8 लाख रुपए फीस है। अच्छा जी। तो फीस तो काफी ज्यादा है। हाँ, ये इससे क्या फायदा है ये इन्वेस्टमेंट करने का? इन्वेस्टमेंट करने का मैम ये फायदा है कि कोई भी वैरायटी, जैसे कि इंडस्ट्री है, चिपिंग वैरायटी है। जैसे आप मैं दिखाऊं, ये चिप्सोना 5 है। हाँ। ये आलू चिप्सोना 5 है। अभी ये मार्केट में नहीं है किसी के पास। अच्छा। और ये हमारे पास है, तो हम किसानों को सीड दे रहे हैं इसका। और मतलब एक जो भी हमने CPRI से मटेरियल, रॉ मटेरियल हमें मिला, उसको मल्टीप्लाई करके हम फार्मर को थोड़ा थोड़ा सीड दे रहे हैं। अब इसका मतलब इसका फायदा ये है कि एक तो ये कम समय में अधिक उपज देने वाली वैरायटी है। अच्छा। अब तक की जितनी भी प्रोसेसिंग हमारी वैरायटी थी, जैसे चिप्सोना 1, चिप्सोना 2, चिप्सोना 3, चिप्सोना 4, ये चिप्सोना 5 है, उनसे बहुत ज्यादा पैदावार है, कम समय में तैयार हो जाती है और इसकी फास्ट बल्किंग है। अच्छा। तो कोई भी वैरायटी रिलीज होगी तो मैम अब उसके अंदर अपग्रेड होती चली जाती है। जैसे कि भाई आज iPhone 17 आ गया, हाँ, 16 का कोई अपडेट है। इसी तरह से चिप्सोना 1 का जो भी अल्टरनेट निकल के आया, 4 के बाद ये 5 आया। अब 5 के बाद ये तुम आपका आ गया, क्या नाम है, चिप भारत 1। ये चिप भारत 1 है। अब ये नई वैरायटी आई है, चिप भारत 1 रिसेंटली अभी रिलीज हुई है। इसका ये भी हमने इंडिया का फर्स्ट लाइसेंस हमारे पास है। अच्छा। उसके बाद ITC को मेरे ख्याल से हुआ है, लेकिन हमने फर्स्ट लाइसेंस काव्य एग्रो ने लिया है इसका। आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी एज है 37। हाँ, तो जब लोग आईफोन का कलेक्शन कर रहे हैं तो आप आलू की वैरायटी का कलेक्शन कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, मेरे पास तकरीबन जी हाँ, कितनी आप बताने वाले हैं? मेरे पास 22 वैरायटी का कलेक्शन है। 22 वैरायटी CPRI की आलू की, और लगातार इनको मल्टीप्लाई ही करते जाना है। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और फार्मर्स को इनका सीड प्रोवाइड करा रहा हूँ। इस साल मैंने तकरीबन पंजाब मैंने सीड भेजा है अपना। मतलब मैं खुशनसीब हूँ कि मेरी उन भाइयों का जिन्होंने मेरे को पे विश्वास जताया, जिन्होंने मेरे से सीड बाय किया, और कि लोग बाग यहाँ पंजाब से सीड लेके आया करते थे। और एक मैंने एक मुहिम छेड़ी है कि हम पंजाब को सीड दे रहे हैं। मतलब मैं ये नहीं कह सकता मैं एक बहुत बड़े स्केल पर सीड दे रहा हूँ, लेकिन कुछ वैरायटी हैं जो पंजाब में नहीं चलती हैं, वो यूपी में चलती हैं। उन्होंने उसका डिमांड के कारण उन्होंने देखा कि भाई सर्च किया इसका सीड कहाँ से मिल सकता है। तो जो फार्मर्स थे, जो काफ़ी अच्छी फर्म है, उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया तो हमने इस साल उनको सीड पहुँचाया। पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, एटलीस्ट गुजरात में भी हमने इस बार सीड दिया है अपना। और MP में तो लास्ट ईयर दिया था हमने। तो इसके लिए कुछ मार्केटिंग की है या ऐसी ऑर्गेनिक वे में ये होता जा रहा है CPRI के थ्रू?
मैं मार्केटिंग का तो सीधा यही है कि तो हमें ज़्यादा पता नहीं होता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि CPRI में जब भी कभी हमारा कोई प्रोग्राम होता है या फिर कोई भी होता है तो वो हमें बुलाते हैं, हम ज़रूर जाते हैं। और जैसे कि लखनऊ में एक प्रोग्राम हुआ था, हमारे पास कॉल आई थी, हमने अपना वहाँ पे स्टॉल वगैरह लगाया था। एग्जीबिशन वगैरह हम करते रहते हैं, छोटे छोटे स्केल पे, ताकि अच्छा, फार्मरों को जानकारी देते पता रहते हैं चलता रहे। इस वैरायटियों के बारे में। तो अगर मैं कंपेयर करवाऊँ, हालाँकि जितनी बातें आपने बताई वो तो लग रहा है कि फ़ायदा तो इधर ही है, लेकिन एक आलू का किसान बहुत हैं इधर वेस्ट यूपी की तरफ, हाथरस की तरफ अब जाते हैं तो बहुत सारे लोग सब्ज़ी उगाते हैं और आलू बहुत सारे लोग खेती करते हैं और समस्याएँ भी बहुत सारी बताते हैं, इनकम नहीं है प्रॉपर और कभी दाम मिल जा रहा है, कभी गिर जाता है एकदम आलू की फसल, खराब फेंकनी भी पड़ती है। एक कहानी होती है आलू के किसान की और एक कहानी है इधर आलू का बीज उगाने वाले किसान की। दोनों में आपको क्या लग रहा है कि मतलब आलू ना उगा के आलू का बीज पे ही काम किया जाए वो नहीं ज़्यादा मैडम, फ़ायदेमंद है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर हर किसान आलू का बीज तैयार करने लगेगा तो फिर फार्मिंग कौन करेगा? फार्मिंग कौन करेगा, खरीदेगा राशन कौन? कौन तैयार हाँ, करेगा। तो कैसे उसको भी इसके लिए हुँ, इसके लिए सबसे बढ़िया चीज मैं तो यही कहूंगा कि फार्मर अपना सीड खुद तैयार करे और अपनी सही वैरायटी का चयन करे। हुँ। मान लीजिए फार्मर अभी किसी ने चिप्सोना 5 आपसे खरीद लिया, जी 2 बीघा में लगाया, फिर उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए उसका अच्छी उसका इनकम नेक्स्ट के लिए? स्टेप ये होगा कि उसको पहले आपने 2 बीघे में लगाया, उसकी जो भी प्रोडक्शन निकल के आए, पहले तो उसको टाइमली उसको रोगिंग करे हुँ, फर्स्ट। उसका जो फर्स्ट विजन हम अपने फार्मर्स को जो भेजते हैं, यहाँ से गाइडलाइन देते हैं हुँ, कि भाई 45 दिन के बाद आपको हमें हुँ, कॉल करना है। हुँ, हम आपका प्रॉपर फील्ड विजिट करेंगे। हुँ, फील्ड विजिट करने के बाद हम आपको बताएंगे आपको आगे क्या करना है। हुँ, जो हमसे सीड खरीदता है, हम उसको फिर ये बता के आएंगे भाई इतने पार्ट का आपको ये पूरे इस साल आपको पूरी लीफ कट करनी है, हुँ, ये आपको स्प्रे देना है, इस तरह से रोगिंग करनी है, आपको हेल्दी सीड अपने पास रखना है। हुँ। मतलब जो हेल्दी सीड है वो रख के और मार्केट में क्या बेचना है? मार्केट में अभी वो नहीं बेचेगा, अच्छा, उसको हम मना पूरा करते हैं। 2 बीघा का पूरा जो पूरा उसको प्रोडक्शन है स्टॉक रख करना है, ले। रख अच्छा, ले, फिर नेक्स्ट ईयर उसका बेचे, नेक्स्ट ईयर उसको मल्टीप्लाई करके। और अच्छा, उसको फिर से हाँ मल्टीप्लाई करे। मल्टीप्लाई करके तब उसको बेचे। हुँ, अगर बचता है हुँ, तो अपने जो नियर के फार्मर है उनको दे, अच्छा, ताकि उनकी भी कॉस्ट कम आए हुँ, और नई अच्छी वैरायटी का वो चयन करें। हुँ, कुछ लोग फार्मर्स ऐसे होते हैं भाई हमें प्रोडक्शन चाहिए, हुँ, अब जब किसी चीज़ की ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा हुँ, तो कहीं ना कहीं तो रेट ड्रॉप आएगा। हुँ, अगर प्रोडक्शन लो रहेगा हुँ तो रेट और ऑटोमेटिकली बढ़ क्वालिटी वाला जाएगा। रहेगा। अब प्रोसेसिंग में क्या है कि देखो प्रोसेसिंग का आलू जैसे चिप्सोना हुआ, हुँ, सूर्या हुआ, हुँ, हालांकि सूर्या प्रोसेसिंग में नहीं आता है, हुँ, टेबल में ही टेबल की वैरायटी, लेकिन आज भी दिल्ली एनसीआर के अंदर सबसे महंगा बिकता है। हुँ, इसी चीज़ में किसान उन वैरायटियों का भी चयन करें हुँ, जिनकी मार्केट में डिमांड अच्छी है हुँ, और वो अच्छे रेटों पे मिलती है। हालांकि उन वैरायटियों की प्रोडक्शन कम आती है, हुँ, लेकिन कम आने का मतलब यही है कि उनकी डिमांड इसीलिए तो आगे बढ़ती है। हुँ, अब किसान सोचेगा कि हमें तो मोहन चाहिए, हुँ, पुष्कर चाहिए, हुँ, वो निकलते हैं एक एकड़ में क्या नाम है 400 बैग, 300 बैग, सॉरी अच्छा, 400 बैग, 450 बैग, 500 हुँ, बैग भी टच करते हैं। हुँ, और यहीं प्रोसेसिंग वैरायटी की बात कर लें तो 250 बैग से लेके 300 बैग, हुँ, जस्ट डबल हो गया। हुँ, आप कम अच्छी क्वालिटी पैदा मतलब अच्छी क्वालिटी पैदा करके कम, चाहे आप कम माल पैदा करो, हुँ, लेकिन उसका रेट आपको मार्केट में अच्छा मिलेगा। हुँ, आपके पास क्वालिटी नहीं है और आपके पास माल है हुँ, तो किसान वहाँ कहीं ना कहीं टूट जाता है। हुँ। तो आलू की वैरायटी की बात करें तो कितनी वैरायटी के बारे में अभी आप बता सकते हैं लोगों को? क्योंकि आप तो सीड ग्रो कर रहे हैं। मैं अब एक-एक करके अगर पूछूँ तो जो खाने वाले लोग हैं, उनके लिए बेस्ट वैरायटी कौन-सी है? हम सब्जी मंडी जाते हैं तो हमें तो बहुत ज़्यादा वैरायटी दिखती नहीं है। वो कहते हैं ये दम आलू का है, जो छोटे वाले हैं और ये चिप्सोना देखो है, ऐसा होता ये है, कुफरी है। इससे ज़्यादा नाम वो हमने क्या नहीं करते सुने। हैं कि दम आलू के लिए तो बोल देते हैं कि जो बेबी पोटैटो होता हाँ, है, वो दम आलू बोल दो बनाओ। उसका दम आलू बना देते हैं। ये हाँ, तो अब इसको आप बोलोगे कि ये बेबी पोटैटो है, मैं इसका दम आलू बना दूँ हाँ, तो नहीं चलेगा। हाँ, ये तो बस मार्केट के फंडे, वो हुँ, तरीके से बेचना हाँ, चाहता है हाँ, हाँ। कस्टमर को हर तरीके, तो लेकिन आम आप कंज्यूमर को थोड़ा अवेयर करिए आप आलू के बारे में। आलू के बारे में देखो, खाने के हिसाब से जो वैरायटी अच्छी है, हुँ, आपका 37-57 में चिप्सोना 1, हुँ, चिप्सोना 3, हुँ, और ये अभी एक नई वैरायटी आई थी कुफरी नीलकंठ, हुँ, जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट काफी ये मात्रा में बहुत है। सुना गया है। हाँ, हुँ,
और ये मतलब मार्केट में इसकी अच्छी खासी डिमांड रही थी पहले तो बीच में। पहचान तो नहीं होती आलू की कोई, सब थोड़ा बहुत साइज इधर उधर, बाकी सब आलू एक जैसे दिखते हैं। हालांकि टेबल पे अलग अलग है, मैं इसके बारे में पूछूंगी आपसे, लेकिन जब हम मार्केट में जाते हैं तो ऑलमोस्ट सेम है। कोई थोड़ा चिकना वाला उसका वो होता है ऊपर का छिलका, और कोई खुरदरा होता है। जो खुरदरा होता है वो बहुत से बोलते हैं कि भाई जो मैं बताता हूँ, जिस वैरायटी के ऊपर नेट आएगा, जाल आएगा, अच्छा, इस तरह से जैसे देखो, जैसे इस पे हल्का सा जाल आ रहा जाल आ है, रहा है, नेट आ रहा हाँ है, हाँ हाँ, तो ये प्रोसेसिंग की वैरायटी है। अच्छा खाने में इसका ड्राई मैटर अच्छा है, अच्छा, और इसे खाने में भी टेस्ट है। और जो स्किन जिसकी बहुत मतलब चिकनी है, चिकनी होती हाँ, है, वो टेबल पोटैटो में जलती है, उसके अंदर वाटर मेटल की मात्रा ज्यादा होती है, वो खाने में इतना टेस्ट नहीं होता है नहीं उसमें। होता है। तो पहचान कर सकते हैं पहचान ऐसे। आगे कर सकता है, या सामने वाले से पूछ भी सकता है, क्वेश्चन हाँ भी कर सकता है हाँ, कि भाई आपके पास चिप्सोना 1 है या नहीं है, चिप्सोना 3 है नहीं है, या कौन सी वैरायटी, मतलब आपके पास कौन सा आलू अच्छा है, इस तरह से मतलब क्वेश्चन कर सकता है। लेकिन अगर देखो होम में, घर वालों को बस इतना ही पता होता है कि भाई हमें ये आलू चाहिए, क्योंकि हर सब्जी में आलू डलता आलू है, डलता है। और और पूरे सीजन आता जी, है आलू, कोई एक पर्टिकुलर सीजन नहीं है कि इसमें अभी जैसे कि आपने कहीं पे भी शॉप में गए, आप शॉप में जाके आपने किसी से पूछ लिया भाई हमें ये फला वैरायटी दे दो, मान लो कि सूर्या। चिप्स बनाने के लिए एक आलू, एक है कि सब्जी बनाने के लिए एक आलू, एक है कि फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए एक आलू। आजकल तो घर में भी बहुत सारे हाँ, एक्सपेरिमेंट होने लगे ना, तो वो कैसे अलग अलग जो समझ सकते फ्रेंच हैं। फ्राई की वैरायटी है, कुफरी फ्राई हो, हम्म और आपका क्या नाम है, कुफरी फ्राई सोना, हम्म ये दोनों वैरायटी हैं प्रोसेसिंग की। हम्म ये फ्रेंच फ्राई के लिए जानी जाती है, हम्म जिसका एक मेरे पास लाइसेंस भी है कुफरी फ्राई होम का। हम्म उसके बाद आ जाती है चिप्स में। चिप्स में आप सिप्सोना वाली। चिप्सोना 1 हो गया, 3 हम्म हो गया, और अपना चिप्सोना 5 हो गया, चिप हम्म भारत 1 हो गया। हम्म ये हमारी इनकी प्रोसेसिंग की वैरायटी है। हम्म आप इनकी आप इसका भाई चिप्स भी बना सकते हो, हम्म खाने में पराठा वगैरह इसका बहुत टेस्टी है। हम्म अब जैसे कुफरी जमुनिया है, हम्म कुफरी जमुनिया भी ये रिसेंटली वाला। ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ इसको। हम्म, ये कुफरी कुफरी जमुनिया। हाँ जमुनिया, ये अभी रिलीज किया है, अच्छा, अभी देखिएगा ये तो अंदर से। पूरा नीला है एकदम हाँ, अंदर से, और ये इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छा है खाने के नीला लिए। आलू। अगर आप इसका रायता बनाओगे, रायता बनाएंगे इसका रायता बनाओ, तो इसके पराठा जामुनी हो बनाओ, जाएगा। नहीं नहीं, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। कलर तो जामुनी हो हाँ नहीं, जाएगा। कलर तो थोड़ा आएगा ही आएगा, लेकिन ये कलर भी हेल्दी है। हेल्दी है ये, हाँ जी, तो मतलब इसे हेल्थ बेनिफिट के अकॉर्डिंग बिल्कुल डेवलप किया गया वैरायटी बिल्कुल को। बिल्कुल क्या बिल्कुल। नाम है? कुफरी जमुनिया, कुफरी जमुनिया। डॉक्टर लूथरा सिंह की ये वैरायटी है, अच्छा, सीपीआरआई की, उन्होंने नीला इसको। आलू, तो ये शुगर पेशेंट भी खा सकते हाँ हैं? बिल्कुल, इसमें शुगर की क्योंकि मात्रा कई कम लोग होती है। सोचते हैं कि जो जी, डायबिटिक हैं वो आलू ना खाएं, या मोटापा बढ़ा देता है आलू, उस देखो तरह की भी आलू में चीजें हैं। कभी मोटापा नहीं बढ़ता। अगर मैं इसी आलू को कहूँ कि भाई मुझे ये बॉईल करके खाना है, हम्म तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये मोटापा बढ़ाएगा। हम्म हाँ, अगर फ्राई इसको करेंगे तो। मैं बोलता हूँ इसको भून के खाएं, तब भी हम्म इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम्म अगर हम इसके इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर देते हैं, तेल में यानी तल देते हैं। तेल वाला डाल हाँ देते हैं, या कुछ भी इस तरह के हाँ मैदा में इसको घोल हाँ बना देते हैं, हाँ वो जो भी कहीं ना कहीं फैटी चीज है, हाँ। वो फिर हमारे शरीर में जाता है। मतलब आलू अपने आप में गुनहगार नहीं है, नहीं नहीं, उसको उसका गुनहगार इस्तेमाल बनाया बनाया जाता जाता है है। टेस्ट के हाँ, अकॉर्डिंग। तो ये है कि बातचीत में ये तो निकला, ये मुझे अभी अभी भी यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि ये आलू जमुनिया वैरायटी है, और ये एकदम पर्पल कलर का है, और राहुल जी का कहना है कि ये बहुत फायदेमंद है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो ये जो कहानी है पूरी आलू की वैरायटी वाली, इसे आगे आप कहाँ ले जाना चाहते हैं? और एक चीज जो टेबल वाली चीजें हैं ये पूछ लेती हूँ, ये ये इतना कुफरी बड़ा रतन वैरायटी है। कुफरी रतन, तो ये जी, इतना ही बड़ा होता है हमेशा? नहीं इसका ये बड़ा साइज है, इसका छोटा साइज भी है। अच्छा, और ये अभी मतलब रिलीज हुआ है जस्ट। बड़ा मतलब इतना साइज कैसे बड़ा हो जाता है? लेंथ ले जाता है अपने अपने टाइम में, हल्दी अर्ली मैच्योरिंग है इसमें वैरायटी अच्छा में। और थोड़ा सा देखो ऐसा होता है कि जितना बड़ा हेल्दी ट्यूबर लेंगे, जितना इसको स्पेस मिलेगा, उतना ये बढ़ता चला फैल जाता है। जाएगा। जी, अच्छा, उस हिसाब से। हाँ, जैसे कि अब ये वैरायटी है, ये हम्म फास्ट बल्किंग हो गई। कुछ बने जो स्टार्टिंग के मदर ट्यूबर, जो शुरू के ट्यूबर होते हैं, वो बड़ा हो जाते हैं हम्म ज्यादातर। तो आपने यही करना है, सीड वाला काम आगे बढ़ाना है मैं लगातार। हाँ कंटिन्यू, मैं अपना सीड में ही फोकस है मेरा, और इसी को आगे मुझे हम्म बढ़ाना है। और हम्म जहाँ तक कोशिश है कि मैं अपने फार्मरों को अच्छी क्वालिटी का सीड दे सकूं, हम्म इसी लाइन में मुझे आगे बढ़ना है। और मैं जो मेरे फार्मर्स हैं, हम्म मैं उनको कंटिन्यू फॉलोअप में रखता हूँ, हम्म और उनको हर तरह से मतलब बताता भी हूँ। हम्म उनके ऊपर गुस्सा भी होता हूँ, डांटता भी हूँ उन्हें हम्म कि भाई तुम इस तरह से मत करो। हम्म या मेरे कुछ ऐसे फार्मर हैं जो मेरी सुनते हैं। हम्म आज मेरे एक कौशल दोस्त है, हम्म उसको मैंने आलू करना सिखा दिया। वो हम्म कभी आलू नहीं करता था, उसको हम्म मैंने 2 बीज मतलब ऐसी बीज दे दिया हम्म फ्री में। हम्म
अब उसको आलू का इतना बड़ा चस्का लगा, वो गन्ने का किसान था, 200 बीघे गन्ना करता था, वो गन्ना छोड़ के आलू पे शिफ्ट हो गया। अच्छा। हाँ जी। हाँ, वेस्ट यूपी में ज्यादातर गन्ना ही अब है। काफी मेरे फार्मर्स थे, एक मेरा हरिंदर दोस्त था, हम्म। जो हमने इस काम को स्टार्टअप किया था, हम्म। और काफी अच्छा हम दोनों का मतलब रहा, लेकिन धीरे धीरे अपना उसका भी बोला कि भैया मैं भी अपना अलग करना चाहता हूँ, तो वो भी अपना, उसने भी आज काफी अच्छे लेवल पे काम कर लिया है साथ में मिलके। लेकिन कुछ 4-5 महीने का ही होता है ना आलू का, तो उसके बाद कोल्ड स्टोरेज चाहिए होता है, अगर पूरे साल पैसा चाहिए भाई, हर महीने अगर एक इनकम चाहिए तो कोल्ड स्टोरेज का भी मैं खर्च मानता हूँ आता है। कि आलू एक कैश क्रॉप है। कैश क्रॉप है, आप मानते हैं? हाँ बिल्कुल मानता हूँ मैं। सिर्फ आज आलू की? अगर आज आलू की मैं आपको बोलता हूँ कि आपके पास आज 100 पैकेट है, 100 पैकेट में मतलब एक पैकेट में कितना आलू हुआ? 50 केजी मान के चलो, 50 केजी। और आपको आज पैसे की जरूरत है, आप आज इस महीने अगर आपको आज पैसे की जरूरत है, आप 10 पैकेट निकाल के बेच के आ जाओ, आपको पैसा मिल जाएगा, क्योंकि हमने वो आलू कोल्ड स्टोरेज में रख दिया। अगर लग रहा है कि बस अगले महीने आपको पैसे की जरूरत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें तीसरे महीने पैसे की जरूरत है, हमने फिर आलू निकाला, हम उसको फिर बेच के आ गए। तो आप नवंबर तक आप उसको बेच सकते हो, आपको लेके फरवरी से लेके फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक आपको एक कैश क्रॉप ही रहेगी एक तरीके से। आप जब मर्जी आपके 10-10 कट्टे, 20-20 कट्टे कभी भी बेच के आके अपना कर सकते हो। भाई किसी के पास 1000 है तो 100 बेच सकता है, किसी के पास 10,000 है वो 1000 बेच सकता है। किसी लेकिन के उसके लिए कोल्ड स्टोरेज का कोल्ड होना, स्टोरेज होती उसकी है, फीस कोल्ड भरना। स्टोरेज तो भाई यहाँ पे हर कदम कदम पे कोल्ड स्टोरेज है पर इस उसकी एरिया में। फीस तो भी जाती है। उसकी फीस जाती है, एक जो सादा चैम्बर होता है उसकी 130 रुपए के आसपास है, और जो शुगर फ्री है उसकी 150 रुपए किराया है 150 रुपए महीना पर बैग। पर बैग। पर बैग। तो ये तो किसान के लिए बहुत कॉस्टली नहीं होगा, जो छोटे किसान भी हैं, या फिर अगर देखो बहुत अगर पैसा नहीं कोई है तो? अगर हम कहीं ना कहीं चीज, देखो कोई चीज हम 9 महीने के लिए स्टोरेज करते हैं या 7 महीने के लिए स्टोरेज करते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं एक 1.5 से 2 रुपए का, जो 2.5 रुपए तक का ये फेयर पड़ता ही पड़ता है, 2.5 से लेकर 3 रुपए तक का ये किराया पड़ता ही है केजी पे। लेकिन सपोज दैट करो कि आज हमारी हार्वेस्टिंग आज हो रही है, आज रेट मिल रहा है हमें 8 रुपए किलो का, ठीक है, हमें 8 रुपए किलो में या तो बेचना है आज, या फिर हमें ये पता है कि भैया 4 महीने रख के कोल्ड स्टोर में, और हमें ये 16 रुपए का बिक जाएगा या 15 रुपए का बिक जाएगा, तो और हमें उसमें लग रहा है कि हमें 3 रुपए का एक्स्ट्रा जा रहा है, तो हमें फिर भी 4 रुपए का बेनिफिट हो रहा है उस पर एक्स्ट्रा। तो इसलिए बहुत से जो फार्मर हैं या जो भी है बड़े फार्मर हैं, वो रिस्क लेते हैं और कोल्ड स्टोरेज में आलू रखते हैं। अगर कोल्ड स्टोरेज में आलू नहीं रखा जाएगा तो फिर पब्लिक कैसे खाएगी? खराब हो जाएगा, खराब हो तो और जाएगा, फिर डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी, सप्लाई पूरी नहीं हो पाएगी। तो फिर जो लोग आपसे बीज लेते हैं उनके साथ आप आगे तक चलते हैं और उन्हें पूरा फार्मिंग का भी वो बताते उनको हैं? मैं, जो मेरे से सीड लेके जाते हैं, मेरा उनका 45 दिन का फॉलोअप मैं उनके पास रखता हूँ। अच्छा। सब फार्मर को अल्टीमेट दे सब रखा जुड़े है, रहते हैं आपसे? एक सब ग्रुप बना रखा है हमने, अच्छा। उसमें अपडेट लेता रहता हूँ। भाई मान के चलो किसी फार्मर को मैंने सीड दिया, उसका अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा, किसी की में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, कोई दिक्कत आ गई, तो हमें उनकी सुनवाई तो करनी होगी। तो वो कैसे करते हैं आप? वो हमें फोन करते हैं, हम जाके उनके फार्म पे विजिट करते हैं, देख के आते हैं। मतलब आपको खुद आइडिया रहता है हर तरह का कि कैसे सॉल्यूशन करना है? बिल्कुल। अगर देखो मैम, इसमें क्या है, जब 11 साल मैंने इसी को दे दिया इस लाइन में, तो मुझे नहीं लगता कि ये मुझे अब समझ आ गया, मतलब अब सारा सब कुछ कहाँ क्या करना है वो तो धीरे धीरे सब पता लग जाता है। सब पता लग जाता है। तो इसमें सीपीआरआई की ट्रेनिंग का मुझे लगता है इम्पोर्टेंट रोल है, बाकी कोई लोग भी अगर लेंगे तो उन्हें समझ में आएंगी चीजें। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि मैंने देखो इसी साल यूपी में फर्स्ट ट्रेनिंग कराई थी, जो 2021 में मैं ट्रेनिंग जलंधर सीखने के लिए गया था। उस समय मैं पोस्टेड था अपना गंगानगर राजस्थान में, और मैंने पूरी रात गाड़ी ड्राइव करी। मैं मेरठ आया, मेरठ से अपना क्या नाम है छोटे भाई को लिया, फिर मैंने पूरी रात गाड़ी, मैंने अगले दिन रुका थोड़ी देर, फिर मैंने पूरी रात गाड़ी ड्राइव करी वहाँ के लिए, गंगानगर, सॉरी जलंधर के लिए। और उस समय धुंध इतनी पड़ी हुई थी बहुत ज्यादा, पूरी धुंध, मैंने रात भर गाड़ी ड्राइव करके मैंने वो ट्रेनिंग अटेंड करी। और आज उस ट्रेनिंग का नतीजा है कि मैं आज यहाँ बैठा हूँ और आज मैं एक अपनी फर्म चला रहा हूँ, काव्या एग्रो पोटैटो से, काफी अच्छा मेरा टर्नओवर है। और मेरे साथ 10-20 मतलब वो भी हैं जो जिनको मैं काम पे बंदे रखे हुए हैं, मतलब रोजगार भी दे रहे हैं। रोजगार भी मैं दे रहा हूँ। 6 बंदे मेरे पास परमानेंट है, बाकी 10-15 मेरी जो डेली बेसिस की लेबर है वो भी है, आप देख सकते हो पीछे काम भी कर रही है। ऑफ सीजन में मैन क्रॉप मेरी जो पोटैटो का सीड का है, उसके बाद मैं वेजिटेबल वगैरह लगाता हूँ। अच्छा, सीजनल वेजिटेबल भी लगाते हैं। अच्छा, तो 2 बीघा से कहानी शुरू हुई
400 बीघा तक पहुंच 400 गई। बीघे तक होता है। और आलू की सीड्स की कई वैरायटीज हैं जिनका लाइसेंस है और देश भर में आलू की सप्लाई भी हो रही है। तो अगर एक ये सवाल पूछा जाए कि इस संघर्ष के बाद और 14 साल 15 साल के एक सफर के बाद अभी हम क्या एक स्टेबल इनकम पे आ गए हैं, एक मोटा मोटा अनुमान कि लोगों को समझ आए कि मेहनत का क्या नतीजा होता है और किसान हमेशा वो लाचार और गरीब नहीं होता। किसान अगर देखो, जो चीज़ें मेरे पास थी, मैंने आपको जैसे हम्म, पहले भी बताया, मेरे हम्म, पास खुद की 2 एकड़ ज़मीन है हम्म, और 2 एकड़ से मैं अगर आज 80 एकड़ पे आ गया हम्म, हूँ, हम्म, तो कहीं न कहीं मुझे उसकी फीस भी देनी पड़ती है, हम्म, इम्प्लीमेंट्स भी खरीद रहा हूँ। हम्म, अब ये हमारी एक मशीन आई है, 6.5 लाख रुपए की मशीन आई है प्लांटिंग के लिए। अच्छा। बड़े ट्रैक्टर भी लिया एक अभी हम्म, हमने। हम्म, मतलब ये सब इसी से आ रहा है, इसी हम्म, से जनरेट हो रहा है। सब कुछ खेती से ही आ सभी रहा कुछ है, खेती से आ रहा है, सीड से, सीड से ही सब पोटैटो कुछ आ रहा सीड है। से। सब कुछ, लेबर की कॉस्टिंग भी जा रही है भाई, मुझे हम्म, मेंटेनेंस भी देना पड़ रहा है हर चीज़ हम्म, का। हम्म, भाई फार्मिंग जिनसे लीज लिए उनको लीज भी दे रहा हूँ मैं। हम्म, अप्रोक्स आप मान के चलो कम से कम 30-32 लाख रुपए मेरी लीज का चला जाता है। हम्म, और आगे मतलब खर्चे बहुत काफ़ी हम्म, सारे बढ़ते रहते हैं, लेकिन रैंडमली जो हमारा टर्नओवर बैठ जाता है, 2 से ढाई करोड़ रुपए के आसपास का हमारा टर्नओवर ईयरली बैठ जाता बैठ है। जाता है। और ये सब कुछ जो भी अभी तक जुटाया है सब इसी की इनकम से इसी में जी लगा है। बिल्कुल। कोई मतलब कोई जमीन और बेच के या कुछ नहीं, ऐसा गहने ऐसा गिरवी रख कुछ के कुछ नहीं, नहीं ऐसा है। कुछ नहीं है। हम्म, बस जो सेना में मैंने नौकरी करी थी, जो हम्म, मेरा फंड्स वहाँ से मिला था, हम्म, वो मैंने उसको लास्ट ईयर, हर कोई जब रिटायरमेंट होके आता है तो अपना पैसा संभाल के रखता है कि मैं इस पैसे से ये करूँगा, मैं वो करूँगा। हम्म, लेकिन मुझे इतना याद है कि मेरे को जो पैसा मिला था, 32 लाख रुपए का फंड्स मुझे मिले थे, हम्म, वो मैंने 1 नवंबर को मेरे खाते में क्रेडिट हुआ था और 11 नवंबर को मेरे खाते में 2 ही लाख रुपए बचा था। हम्म। सब आलू में लगा दिया था, सब आलू में सब लगा आलू में दिए लगा थे। दिया। तो आलू सब्जियों का राजा है और अब राहुल जी को राजा बना रहा है आलू। और आलू की खेती का मुझे लगता है कि कुछ भी अगर आप जानना चाहते हैं तो आपसे बात कर सकते हैं जो बिल्कुल लोग संपर्क कर सकते हाँ हैं। ये पॉडकास्ट देख रहे हैं। बहुत सारे सवाल जो मुझे लगता था जानने ज़रूरी हैं इनकी कहानी के साथ साथ आलू की खेती के लिए, वो मैंने पूछे। कोई सवाल रह गया हो या आपके मन में कोई और सवाल हो तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। मुझे लगता है राहुल जी भी देखेंगे अपना पॉडकास्ट टेलीकास्ट होने के बाद और उन कमेंट्स का जवाब देंगे। और मुझे लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि 13 साल किसी तरह इन्होंने छुट्टी लेके आलू को टाइम दिया, लेकिन अब पूरी तरह आलू के साथ जुड़ गए हैं। और देश सेवा एक अलग तरह की जो सीमा पे रह के होती है, अब ये खेत में रहकर कर रहे हैं। तो अगर कोई सवाल हो आपके मन में तो आप ज़रूर पूछेगा। राहुल जी के पास एक लंबा अनुभव है और एक मुझे लगता है बहुत ज़्यादा दृढ़ विश्वास से कह रहे हैं कि आलू एक कैश क्रॉप है। सिर्फ गेहूँ, धान और गन्ना ही नहीं, आलू भी एक कैश क्रॉप कैश है, क्रॉप। पूरे साल आपको अच्छी इनकम दे सकती है। आप देखते रहिए ऐसी ही कहानियों के लिए किसान तक का खास पॉडकास्ट अन्न क्षेत्र।